हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उष्मा गतिकी के बारे में अपने बात करेंगे। हिंदी में थर्मोडायनेमिक्स को उष्मा गतिकी कहते हैं। इससे पहले अपनी सोम का जो दो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स के जो दो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? बर्नौली थ्योरम और फ्लूइड पंप, सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप अपने पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अपने टॉर्जन मरोड़ के बारे में पढ़ चुके हैं। और सेकेंडली अपने बात पढ़ चुके हैं स्प्रिंग के बारे में, जो आपके सिलेबस में है। आज अपने बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, कि उसके जो बेसिक जितनी भी बातें हैं उस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल खाली पेज है आज, मैंने कोई एनिमेशन नहीं लगाई, बिल्कुल वाइट पेज है। आराम से पढ़ाऊंगा। मुझे अब इस चीज़ से एक फ़ायदा होगा, जो मैं लिखूंगा वही आपको पीडीएफ के रूप में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, इस चीज़ की झंझट खत्म हो जाएगी। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। थर्मोडायनेमिक्स होती क्या? आराम से, आपको कोई जल्दी नहीं है, ये जल्दी मत करना, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप जल्दी करो कि हाँ वो तो डेफिनेशन लिखने लग गए। डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो उसको समझाऊंगा भी तो सही। अगर समझाऊंगा लिखूंगा तो साथ के साथ आप भी लिख सकते हो। तो इसलिए आज से जितना हो सके अपने इसको वाइट बोर्ड ही लेके चलेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी साइंस है जो डील करती है किसमें? उष्मा में हीट, वर्क और प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम में वो वर्क मतलब डील करती है जो इक्विलिब्रियम में होती है। डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से आप समझ जाओगे। देखो, इट इज ए साइंस। क्या है? यह एक विज्ञान है। इट इज साइन मतलब रुको, मैं इसको ना हिंदी इंग्लिश दोनों में चलने देता हूँ। रुक जाओ, होल्ड करो। हम इस चीज़ में यार गुस्सा मत करना, मुझे बता देना अगर आपको ये लगता है कि डेफिनेशन पहले लिख के आनी चाहिए। मैं डेफिनेशन पहले लिख के आ जाऊंगा। यह एक विज्ञान, साइंस को शायद विज्ञान ही कहते हैं, विज्ञान है जो किसी सिस्टम या सिस्टम, इसको आप हिंदी में कह सकते हो निकाय की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज को आप हिंदी में गुण कह सकते हो। गुण, यह एक विज्ञान है जो किसी सिस्टम या निकाय की प्रॉपर्टीज, हीट और वर्क कार्य में डील करता है जब वह सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में हो। जो भी आप यार डेफिनेशन लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को जैसी मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग से एक बात कहता हूँ, मैं बुक की डेफिनेशन को प्रेफर नहीं करता। जो आप जैसा लिखना चाहो वो लिख सकते हो। क्या है थर्मोडायनेमिक्स? एक ऐसा साइंस है, एक विज्ञान है जो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज, हीट और वर्क में डील करता है जब वह सिस्टम किसमें? इक्विलिब्रियम में, संतुलन में हो। संतुलन, मेरे ख्याल से हिंदी में इक्विलिब्रियम को संतुलन ही कहते हैं। तो वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में हो, इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। कहीं काम नहीं आएगा, एक बेसिक बात थी वो समझानी थी, वो समझा दी आपको। अब हमने बात करते हैं कि अभी हमने बात की ना सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है सर? इसको हिंदी में तंत्र भी कह सकते हैं और बेसिकली इसको कहते हैं निकाय। इसको पहले समझते हैं फिर इसके बारे में अपने लिखेंगे। आप आराम से पहले इस चीज़ को समझिए कि ये निकाय होता क्या है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। सपोज दैट ये कुछ भी है, ठीक है, ये कोई सिस्टम है, ये कोई निकाय है। ठीक है, आराम से समझेंगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, कोई जल्दी मत करना। ये निकाय है, ये क्या है? इसकी सराउंडिंग है। अभी मैं बात करता हूँ, ये है बाउंड्री। क्या है? ये बाउंड्री है। बाउंड्री को अपने सीमा कहते हैं हिंदी के अंदर। बाउंड्री है किसकी? सिस्टम की बाउंड्री है। और ये क्या है? सराउंडिंग। ये क्या है? सराउंडिंग, या इसको हिंदी में कहते हैं परिवेश। परिवेश सिंपल। अपने सिस्टम को देखो,
डेफिनेशन में नहीं घुसना, सिर्फ समझ लो सिस्टम होता क्या, लिखना चाहते हो लिख लेना, नहीं लिखना चाहते मत लिखना। होता क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिस भी भाग का अपने अध्ययन करेंगे ना थर्मोडायनेमिक्स में, उसको अपने सिस्टम कहते हैं। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज दैट आइस इंजन है, आइस इंजन में आपने पढ़ा होगा, देखो ये सिलेंडर है कोई, ठीक है, यहाँ पे इनलेट और आउटलेट वाल्व लगा दी, और यहाँ पे अपने स्पार्क लगे, इंजेक्टर लगा देते हैं, और ये हो गया अपना पिस्टन। ये क्या है? अपना पिस्टन, ठीक है। और ये अपनी कहीं से कनेक्टिंग रोड वगैरह कनेक्ट कर दे। ये जितना आप चीज देख रहे हो ना, ये क्या है? ये सिस्टम है। ये जो सिलेंडर की वॉल है वो क्या है? इसकी बाउंड्री है। और आसपास का जितना हिस्सा है वो क्या है? इसका सराउंडिंग है। अब आप सिस्टम समझ गए होगे, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि सिस्टम होता क्या है। लिखाने के लिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपको लिखाया जाएगा। ये सिर्फ समझना है कि सिस्टम होता क्या है, कि जिस चीज़ के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। अब आईसी इंजन के अंदर अपने अध्ययन क्या करते हैं कि किस प्रकार से अंदर कंप्रेशन, सक्शन, एक्सपेंशन सब कुछ होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वो सिस्टम है। उसके जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर की जो वॉल्स होंगी वो उस सिस्टम की बाउंड्री होंगी, और जो आसपास का जितना भी खाली एरिया होगा वो उस सिस्टम का परिवेश या सराउंडिंग होगी। इतनी बात आप समझ गए होगे। लिखने वाली बात क्या अपने उस पर डिस्कस करें, तो जो सिस्टम है ना, आप क्या लिखेंगे? सिस्टम पर होने वाले प्रभाव को देखने के लिए उसे बाउंड्री द्वारा सराउंडिंग से अलग किया जाता है, आराम से डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, जल्दी मत करना। आपको जल्दी नहीं है, होनी नहीं चाहिए। आपको ये चीज़ होनी चाहिए यार, कोई पॉइंट ना हमारा छूट ना जाए। बहुत टाइम है अपने पास, इनफ टाइम है, आराम से आपका पूरे का पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। घबराओ मत, उस चीज़ के बारे में आप टेंशन मत लेना। तो ये लाइन क्या कहती है आपको? मैंने देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश में मैंने ना लिख के रख रखे अपने पास। मैं सीधी सी बात हूँ, मेरे पास कोई मैं वो नहीं हूँ कि मेरे को दिमाग में अभी याद रहे। तो सिस्टम पर होने वाले प्रभाव को देखने के लिए और बाउंड्री के लिए उसे बाउंड्री के द्वारा सराउंडिंग से अलग किया जाता है। तो इसके सिस्टम के अंदर जो भी प्रभाव हो रहा है ना, जो ये निकाय है, इसके अंदर जो भी चेंजेज हो रहे हैं, चाहे इसके प्रॉपर्टीज में हो रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार से हो रहे हो, उसको देखने के लिए अपने क्या करते हैं? इसको सराउंडिंग से, बाउंड्री के द्वारा सराउंडिंग से, परिवेश से अपने अलग कर देते हैं। इतनी बात आप समझ गए होगे। सिस्टम के बारे में सिर्फ समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है। अब इसके आगे चल के अपने बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक, अरे यार, हाँ इसमें चलने दो। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? हाँ, इसको आप क्या लिख सकते हो? उष्मा गतिकी निकाय अपने इसको कह सकते हैं। देखो, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में। एक ही डायग्राम है जो आपकी सारी कंफ्यूजन ही दूर कर देगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। देखो, ये कोई सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम है, निकाय है कोई ये, ठीक है। ये कोई क्या है? निकाय है। जब अपने इसको कोई ऊष्मा प्रदान करते हैं और अपने को कोई कार्य प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के इस प्रकार के सिस्टम को, जब अपने किसी सिस्टम को ऊष्मा प्रदान करें जिससे अपने कोई कार्य प्राप्त हो, उस प्रकार के सिस्टम को या निकाय को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, ऊष्मा गतिकी निकाय कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। किसी सिस्टम को क्या थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हिंदी में लिखोगे क्या? कि सिस्टम या किसी निकाय को, उसमें गति की निकाय तब ही कहा जा सकता है जब इसमें हीट, उष्मा और कार्य का ट्रांसफर हो या आदान प्रदान हो। इसमें हीट, उष्मा या कार्य का ट्रांसफर हो। आसानी से समझा दिया।
लिखो। अब तो मैं आपके सामने खुद ही लिख रहा हूं, तो आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? किसी भी सिस्टम को अपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम तब कहते हैं जब उसमें किसी प्रकार के हीट और वर्क का ट्रांसफर होता है, तो उसको अपने क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। आप इतनी बात आप आसानी से समझ जाओगे। देन वी कैन फोकस ऑन कितने प्रकार के सिस्टम अपने पास होते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, बंद निकाय हम इसे कहते हैं, बंद निकाय। एक की डेफिनेशन बता दूंगा, बाकी की डेफिनेशन आप आसानी से खुद ही लिख लोगे, मुझे पता है। डेफिनेशन पे सबसे पहले मूव करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है सर क्लोज सिस्टम की। उसके बाद में अपने क्लोज सिस्टम को समझेंगे। पहले डेफिनेशन इसका जब आप डेफिनेशन पहले पढ़ोगे तब आप उस चीज को समझ भी जाओगे डेफिनेशन से। जिसका जो जरूरी है वो आपको करवा रहा हूं। देखो, सिस्टम की बाउंड्री से किसी भी प्रकार का फ्लो ऑफ मैटर, मतलब अपने क्या कहते हैं, पदार्थ, मैटर को पदार्थ ही कहते हैं, पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है। इस चीज को डेफिनेशन समझो, क्या कह रहा है वो? वह सिस्टम जिसकी बाउंड्री, जिसकी सीमा में से किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ का प्रवाह या फ्लो ऑफ मैटर नहीं होता है। आसानी से समझ लेना, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तीन चीजें लिखता हूं मैं। क्यू मतलब हीट, HEAT, हीट। इसी में समझाऊंगा, आगे आपको सीधा डायरेक्ट फॉरवर्ड में बता दूंगा। क्यू, फिर वर्क, कार्य के बारे में बात करूंगा, कार्य है, वर्क के बारे में बात करूंगा। और तीसरी बात मैं करूंगा एम। इसको आप मास लिख सकते हो या मैटर लिख सकते हो, एम को, जो भी आपको अच्छा लगे। या पदार्थ लिख सकते हो या द्रव्यमान, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। ये क्या कह रहा है कि सिस्टम की बाउंड्री से किसी भी प्रकार का फ्लो मैटर, पदार्थ का प्रवाह ना हो। ठीक है, तो अभी ये क्या कहना चाहते हैं, ये कोई सिस्टम है, इसमें से देखो हीट दी और वर्क मिल गया, अपने ने इसको हीट प्रोवाइड की और अपने को कार्य मिल गया, पर किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ का प्रवाह नहीं हुआ इस सिस्टम में से, तो उस सिस्टम को अपने क्लोज सिस्टम कहेंगे। तो इसको अपने आप ना कैसे देखना मैं बताता हूँ। ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, कार्य मिल सकता है, पर मास का प्रवाह नहीं होगा। इस चीज से आप ज्यादा बेटर समझ सकोगे। एग्जाम्पल के लिए बैटरी से आप बल्ब जगा सकते हो, उसमें मतलब वो कार्य कर रही है बल्ब जगाने का, हीट उसमें उत्पन्न हो रही है। ठीक है, हीट उसमें बैटरी में उत्पन्न होती है, हीट के द्वारा अपने क्या करते हैं, कार्य को प्राप्त कर रहे हैं, पर उसमें किसी प्रकार का कोई मास का प्रवाह या किसी पदार्थ का प्रवाह नहीं हो रहा। एग्जाम्पल समझ गए, क्लोज सिस्टम आप समझ गए होगे, मुझे पता है आप सभी इंटेलिजेंट हो। लिखना कैसे, ऐसे ही लिखना, आपने कॉपी में लिखो तो क्यू, डब्ल्यू और एम लिख देना, इसको काट देना, इसको ओके कर देना। इस प्रकार से लिखोगे आसानी से समझ जाओगे कि हाँ भाई ओके है, तो इसका जो प्रवाह है, इसका फ्लो है वो होता है, मास का नहीं होता है या मैटर का नहीं होता। सेकंड अपने बात करते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, खुला निकाय इसे अपने कहते हैं। क्या कहते हैं अपने? खुला निकाय हम इसे कहते हैं। लैंग्वेज जो भी आप मतलब करना चाहो, मैटर का प्रवाह होता है, मैटर या पदार्थ का प्रवाह होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? क्यू और क्या था, डब्ल्यू और एम। ये तीन बातें थी अपने पास। ये क्या कह रहा है? हीट भी जाती है, वर्क भी मिलता है और मैटर का प्रवाह भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट आपको एग्जाम्पल देता हूं, पंप, बॉयलर, कंप्रेसर, और इसके अलावा अपने देख सकते हैं आईसी इंजन। ठीक है, ये जितना भी चीजें हैं वो क्या है, ओपन सिस्टम के अंदर, खुले निकाय के अंदर अपने बात करते हैं। देन तीसरा अपने आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम अपने इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। हिंदी में इसको मैं एक सेकंड, हाँ, विलगित, यार कितना मुश्किल है ना हिंदी में, विलगित निकाय। क्या होता है ये, अभी आपको बताता हूँ। देखो, लिखने की जरूरत नहीं है। क्यू एक जगह अपने क्यू लिखेंगे, एक जगह अपने मास लिखेंगे, एक जगह पर।
ना ही इसमें हीट का प्रवाह होता है, ना ही इसमें द्रव्यमान या मैटर या पदार्थ का प्रवाह होता है, तो ना ही इसमें कार्य का प्रवाह होता है। ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से बंद हो, ठीक है, जो पूरी तरह से बंद हो, उसको अपने क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसमें कुछ भी कोई भी काम नहीं होता। बी प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं है इस धरती पे, ठीक है। पर फिर भी एक तो अपने थर्मस, ये थर्मस जो अपने वो गर्म का रखने के लिए करते नहीं है, चाय को गर्म उस थर्मस में डालते हैं जिससे ठंडी नहीं होती। प्रैक्टिकली ये भी एक एक टाइम पे जाके ये भी ठंडी कर देता है, पर फिर भी एक एग्जाम्पल। और जो एग्जाम्पल अवेलेबल है वो सिर्फ एक ही है, वो है यूनिवर्स, ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं। ब्रह्मांड ही एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है कि देखो, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति है वो ब्रह्मांड के अंदर ही है, उससे बाहर कुछ नहीं जा सकती। यूनिवर्स के अंदर ही सारी शक्तियां हैं, चाहे वो ऊष्मा है, कोई कार्य हो रहा है, कोई द्रव्यमान है, वो यूनिवर्स के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाया जा सके। सिर्फ थर्मस को अपने फिर भी कह सकते हैं, उससे मिलता जुलता है, पर वो भी पूरा थर्मस भी आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं आता। चौथी बात अपने करते हैं, बहुत सारी बातें आपसे मतलब अभी तो डिस्कस करने वाली। तो फोर्थ बात अपने करते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। क्या एडियाबैटिक सिस्टम? रुदोसम निकाय, ठीक है। क्या बात करते हैं अपने एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको पहले वही समझा देता हूँ, अपने जो नॉर्मल समझ रहे हैं। देखो, एक क्यू है, एक मास है और एक कार्य है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का हीट का प्रवाह नहीं होता, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। ऐसा सिस्टम जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, पदार्थ का प्रवाह नहीं होता, परंतु किसी भी कारण से अपने को क्या मिल जाता है, कार्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे सिस्टम को अपने क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को अपने कहते हैं एडियाबैटिक सिस्टम, रुदोसम निकाय कहते हैं। जो भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। आपको आपकी जितनी भी लैंग्वेज है, मैंने आपको समझा दिया। लिखना आपका काम है, किसी चीज़ को समझ लो, लिखो कैसे मर्जी, आपकी मर्जी है। अब मैंने अपनी कॉपीज में कैसे लिख रखा है, मैंने सिर्फ इसी तरीके से लिख रखा है। मैंने बाई लैंग्वेज नहीं लिख रखा, मैंने भाषा के रूप में नहीं लिख रखा, मैंने सिर्फ ये लिख रखा है, क्यू नहीं, मास नहीं, डब्ल्यू नहीं, ठीक है। कांटे लगा रखे हैं, जो है उस पर टिक लगा। मेरे को ये होता है कि जिस दिन आपका एग्जाम पास में, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम पास में आप तुरंत एक चुटकी में उस चीज़ को कर सको, इस चीज़ के लिए मतलब मैं आपको प्रेफर करता हूँ। इतनी बात समझ गए। इसकी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आप उस चीज़ को भी लिख सकते हो। सिस्टम विच, मैं एक सेकंड फोन साइलेंट नहीं किया, एक सेकंड। हाँ, सिस्टम विच इज, मतलब यार मैंने इसको इंग्लिश में लिख रखा है ना, रुको मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ। वह सिस्टम जो थर्मली आइसोलेटेड है सराउंडिंग से क्या कि मतलब उसमें थर्मली आइसोलेटेड, मतलब आप आइसोलेशन का मतलब समझ लेना यार। इंसुलेटेड, आइसोलेटेड नहीं है, इंसुलेटेड है, सॉरी आइसोलेटेड, मैं पता नहीं प्रोनाउंसिएशन भाई गलत नहीं किया, जिस भी भाई ने मैसेज किया था। वह सिस्टम जो थर्मली इंसुलेटेड है सराउंडिंग से तथा किसी प्रकार का कार्य प्राप्त हो रहा है, किसी प्रकार का कार्य प्राप्त होता है, या जो भी लैंग्वेज आप लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने नॉर्मली आपको बता दिया। ये एडियाबैटिक सिस्टम क्या है, रुदोसम निकाय क्या है, जो थर्मली आइसोलेटेड है सराउंडिंग से और उससे किसी प्रकार का कार्य प्राप्त होता है, उसको अपने क्या कहते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। आसान है यार, आसानी से समझा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब तो मैंने पेज ही खाली छोड़ दिया, मैं तो एनिमेशन लगाना छोड़ दिया कि हाँ आपको मैं डेफिनेशन भी खुद करके बता दूं कि जिससे आपको ये समझ आ सके। अब हमने बात करते हैं फेज। वैसे ये आपके मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अब आगे जो दो सिस्टम अपने पढ़ेंगे ना उसमें फेज का यूज होगा, तो इससे पहले ही अपने फेज को समझ लें कि फेज होता क्या है। देखो, कोई भी पदार्थ है, ठीक है,
कोई भी पदार्थ है वह केमिकली और फिजिकली जो जिस पदार्थ से वो बना हुआ है वो केमिकली फिजिकली एक समान होगा ना, उसको अपने क्या कहेंगे, फेज कहेंगे, होमोजीनियस अपने टेक्निकल लैंग्वेज में उसको होमोजीनियस कहते हैं, तो होमोजीनियस उसको कहेंगे। क्या किसी, या रुको इसको ना किसी भी मत लिखो, छोटा बहुत छोटी डेफिनेशन में अपने मूव करते हैं। अरे यार ये रहा, हाँ, तो पदार्थ जो केमिकल कॉम्पोजिशन, रसायन कॉम्पोजिशन और भौतिक तौर पर फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, फिजिकल आकृति मतलब भौतिक जो आकृति है में एक जैसा हो, हो, उसे अपने क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। कोई भी पदार्थ है वो केमिकली कॉम्पोजिशन मतलब रासायनिक प्रक्रिया उसकी, और वो भौतिक जो उसका स्वरूप है वो कैसा हो, एक जैसा, उसको अपने मतलब उसको अपने क्या कहेंगे, फेज कहेंगे। अब इसको समझते हैं कि मैंने ये चीज़ आपको इतना फालतू में क्यों पढ़ाया। एक सिस्टम आता है जिसको अपने कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम। देखो मेरे को इसकी हिंदी नहीं मिली, मैं सॉरी, मैं आपको भी सॉरी बोल रहा हूँ, मेरे को हेट्रोजीनियस की मिल गई, होमोजीनियस की नहीं मिली। पर जब मैं आपको समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगी और आपको इसकी हिंदी आती होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। देखो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ऐसा निकाय जो एक ही फेज के द्वारा बना हो। फेज निकाय मतलब सिस्टम, ऐसा निकाय जो एक ही फेज से बना हुआ हो। ठीक है, जो एक ही फेज से बना हो, अलग अलग फेजेज मतलब उसमें अलग अलग फिजिकल या केमिकल कॉम्पोजिशन ना हो, उसको अपने क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम अपने उस चीज को कहते हैं। सेकेंड सॉरी उससे अगला क्या, हेट्रोजीनियस सिस्टम। क्या है हेट्रोजीनियस सिस्टम, हिंदी में अपने इसको कहते हैं विषमांगी। अब आप समझ जाओगे विषमांगी, मेरे को ये होमोजीनियस मिला नहीं है, मैंने जो कॉपी में भी लिख रखा था मैंने इसकी ही हिंदी लिख रखी थी, होमोजीनियस की लिखना भूल गया था। निकाय या तंत्र, जो भी आप कहना चाहो, मैं फिर कह रहा हूँ निकाय तंत्र में से कुछ भी पूछ सकता है, मेरे ख्याल से मेरी फोटो आ जाएगी। देखो जो दो या अधिक फेज से बनाओ उसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम उसको अपने कहते हैं। ये आपको गलत सही दिख रहा होगा यार, करता हूँ। हाँ, दो या अधिक फेज से बनाओ उसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। आसानी से यार आराम से समझा रहा हूँ, वही डेफिनेशन लिख रहा हूँ जो आपके काम की है, बाकी आप जितना मर्जी पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, उस चीज़ के लिए आपको कभी रोका ही नहीं है। समझ गए हो, आगे चल सकता हूँ मैं अभी। आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम, हाँ, तो हिंदी में अपने इसको क्या कहते हैं, उष्मा गतिकी। वैसे हिंदी वाले जैसे मैं इंग्लिश से मतलब मैं इंग्लिश में टेक्निकल, वैसे मैं यार बेसिकली मैं हिंदी ही प्रेफर करता हूँ, पर जो टेक्निकल टर्म्स है ना मैं उसको इंग्लिश में लेके चलता हूँ। अब मैं इंग्लिश में लेके चलता हूँ, मुझे हिंदी को देख के ही होता है उष्मा गतिकी, पता नहीं कितना ही बड़ा नाम है। वैसे हिंदी वालों को भी होता है क्या कि मतलब यार थर्मोडायनेमिक्स, पता नहीं कितना की बड़ा नाम, बताना जरूरी है आपको अगर ऐसा होता है ना। हाँ, संतुलन कहते हैं। आपको अगर ऐसा होता है कि यार हाँ इंग्लिश के नाम मुश्किल लगते हैं, नहीं लगते, अब ये चीज़ बताना, मेरी एक डाउट क्लियर हो जाएगा। मुझे तो देखो मुश्किल लगते हैं पर्सनली, मुझे जो हिंदी के वर्ड्स हैं वो मुश्किल लगते हैं इंग्लिश के बगैर, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से वही पढ़ रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में अपने समझते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो तीन प्रकार के ना इक्विलिब्रियम होते हैं, संतुलन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड अपने लेके चलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीसरा लेके चलते हैं अपने केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, संतुलन होते हैं। इसको अपने यांत्रिकी संतुलन कह सकते हैं, यांत्रिक
संतुलन, इसको अपने तापीय कह सकते हैं, तापीय, उष्मा, उष्मीय, जो भी आप कहना चाहो संतुलन। और इसको रासायनिक, मैंने खुद ही बनाया है ये हिंदी के शब्द, तो आप देख लेना। ये क्या कहता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, सबसे पहले वो समझेंगे, फिर थर्मल, फिर केमिकल, और फिर पूरे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को अपने समझ सकेंगे। उससे पहले अपने को इसको समझना जरूरी है। यार मैं एक ही पेन से क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेन है। अपने मानते हैं किसी भी सिस्टम को अपने ने 3 पॉइंट में ले लिए, उसके 3 पॉइंट ले लिए। अपने किसी सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब कह सकते हैं, कब अपने किसी सिस्टम को, किसी निकाय को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहेंगे, जब उसके ऊपर जो फोर्स या जो प्रेशर लग रहा होगा P1 बराबर P2 बराबर P3, मतलब पूरे के पूरे सिस्टम, पूरे के पूरे निकाय पे जो प्रेशर होगा वो एक बराबर होगा, तब अपने उस सिस्टम को पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम उस पर होगा, उस पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अपने कह सकते हैं कि वो सिस्टम जो है वो यांत्रिकी संतुलन के अंदर है, जब वो पूरे निकाय के ऊपर एक बराबर दबाव या बल, जो भी आप कहना चाहते हो, वो लग रहा है। सेकंड, तापीय संतुलन, थर्मल इक्विलिब्रियम अपने कब कह सकते हैं, जब T1 बराबर T2 बराबर T3 होगा, जब पूरे के पूरे निकाय, पूरे के पूरे सिस्टम का जो तापमान होगा वो किसी भी पॉइंट से अपने उठा ले, किसी भी पॉइंट पे वो बराबर होगा, तब वो सिस्टम को अपने कहते हैं वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ गए। केमिकल इक्विलिब्रियम को आप 2 प्रकार से समझना, 2 प्रकार से आप समझना। पहली चीज तो उसमें किसी प्रकार का कोई जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो नहीं है, कि मतलब वो रासायनिक तौर पे वो समान है, C1 बराबर C2 बराबर C। पहली चीज ये समझ लो, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करता हूं मैं, कि वो कि वो मतलब किसी सिस्टम में 3 पॉइंट अपने उठा लिया, XYZ कोई उठा लिया, 5 उठा लेना, उसमें जो रासायनिक कंपोनेंट है ना, उसका कॉम्पोजिशन है जो, वो क्या है, बराबर है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रही। इस चीज से आप समझ सकोगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। ये मैं क्रॉस लगाता हूं तो उसको नहीं समझना करो, मतलब रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रही, प्रक्रिया नहीं हो रही। समझ गए हो, तीनों इक्विलिब्रियम को आप समझ गए हो। अब अपने आगे चल के बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, उसमें गति की संतुलन किसे, उसमें गति की संतुलन किसे कहते हैं। देखो, सभी पॉइंट्स पर जब दाब तथा दाब तथा मत लिखो यार, तथा क्यों लिख रहे हो, तथा आप नहीं लिख रहे, तथा मैं लिख रहा हूँ, तथा अस्तु। हाँ, तो दाब, ताप व रासायनिक, नहीं आप ये लिखो, रुको यार, इसको ना मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। एक सेकंड, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। हाँ, सभी पॉइंट पर जब दाब व ताप समान हो तथा किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक प्रक्रिया ना हो, तो उस सिस्टम को अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। क्या है, वही बात है कि दाब, ताप और रासायनिक रिएक्शन या रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो वो सिस्टम जो भी होगा वो किस में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। आसानी से, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आसानी से समझो यार। मैं चाहता हूँ आप आराम से एक एक बात अपने क्लियर करके ही चले। समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अपने आगे मूव करते हैं। अब अपने बात करते हैं एक एक पॉइंट उठा के, जो बेसिक है ना थर्मोडायनेमिक्स का, अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर ना, देन आप फंसोगे कहीं ना कहीं, जाके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो बेसिक अपना क्लियर करते हुए चलना। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपके MCQs भी बहुत बनेंगे इसके अंदर से, तो आप
बेसिक अपना अभी से क्लियर करना। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी। मैं ये नहीं कहता आप मेरे से पढ़ो, अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ आप मेरे से पढ़ो, पढ़ो जरूर। ये जो मौका है ये दोबारा से नहीं मिलेगा आपको, इस बात का ध्यान रखना। ये मौके के लिए लोग पता नहीं कितने कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो अभी अगर आप, मुझे ये बात पता है कि जो ये 40 से 50 बच्चे हैं ना, जो मेरी आज के तारीख में वीडियो देखते हैं, ये डेडिकेट है, ये बंदे अभी डेडिकेट हैं, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि ये जो वीडियोस का जो मतलब अपना मतलब ये जो वीडियो है ये आने वाले टाइम पे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा इसमें 2-3 हज़ार व्यूज भी आराम से चले जाएंगे। क्यों? उसके बाद में बच्चे नोटिफिकेशन के बाद में पढ़ेंगे। बट ये जो 50 बच्चे हैं जो आज देख रहे हैं, ठीक है, मुझे ये पता है कि ये डेडिकेट है, कि मुझे ये उनको ये नौकरी चाहिए, ये डेडिकेशन दिखता है उनका, ठीक है। तो आप आज से ही, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जिस दिन आपने ये ठान लिया ना कि आपको मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर लगना है, आप लग जाओ, ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठे मैं नोटिफिकेशन का वेट करूंगा जी पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। मैं एक बात क्लियर करते हुए चलता हूँ, क्योंकि यार मैंने कौन सा, मैं किसी का बंदा थोड़ी हूँ, मैं तो खुला हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ जो अब का सिलेबस है, ठीक है। मैं यह डिस्कस करते हैं, अपने थोड़ी सी बात डिस्कस करते हैं। 2 मिनट का टाइम दे दो, 2 से 4 मिनट का, ठीक है। सिलेबस होता रहेगा, सिलेबस आपका पूरा करवा दो। पहला टॉपिक क्या है? जनरल नॉलेज प्लस एवरीडे साइंस, ठीक है, साइंस। सेकेंड टॉपिक क्या है? इंग्लिश प्लस हिंदी। और थर्ड है टेक्निकल। अब कई बच्चों के वास्तव में ये प्रॉब्लम है, उनको अभी भी ये लगता है कि नहीं सर अभी तो सिलेबस में चेंज होगा सिलेबस में, मतलब परिवर्तन सिलेबस में होगा। पर्सनली मुझे भी ऐसा ही लगता है कि परिवर्तन होगा, पर उस इतने बड़े स्तर पे नहीं होगा। अगर आप 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, आप 80 to 85% सिलेबस ना कवर कर चुके होगे। जब सिलेबस आएगा, अगर उससे पहले आपने 2013 का सिलेबस पूरा कर लिया ना, तो आप 80 से 85% का सिलेबस कवर कर चुके होंगे। इतनी बात याद रखना। आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ यार, हिंदी है, हिंदी में मेरे को नहीं लगता कोई टॉपिक उन्होंने छोड़ा है, सिर्फ एक संज्ञा से अवयव तक उन्होंने नहीं किया, ठीक है। पर इनडायरेक्टली आपने एक चीज नोट नहीं की अभी तक। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, मैं बताता हूँ आपको। शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि आपके 2 टॉपिक हैं, ठीक है। ये जो 2 टॉपिक है ना, इसको करने के लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आने ही चाहिए। आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव आने ही चाहिए, तभी आप ये टॉपिक कर सकते हो। फंसा दिया ना, तो बताओ अब कहाँ चेंजेज हो गए। मतलब सिर्फ 3 से 4 टॉपिक आपके बाहर थे। एक पर्यायवाची भी अपने नहीं है सिलेबस में, ठीक है, पर पर्यायवाची की जगह पे बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी हैं। तो आपका कोई भी सिलेबस, यकीन मानिए, हिंदी अगर आप एक एक करके बात भी करूं, मैं हिंदी में करने बैठे प्राइवेट ही बार है, बाकी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश में भी सेम सीन है। नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपको अगर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करना है, मैंने यहीं पे सिलेबस लगा रखा है। करेक्शन ऑफ सब्जेक्ट करना है आपको, वाक्य शुद्धि इसमें भी करनी है इंग्लिश में। तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टेंस आपको आने चाहिए, बस इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आपको एग्जामिनर ने अगर एक टॉपिक दिया तो उसके पीछे की बातों को समझो। अब मैंने इंडियन पॉलिटी है, उसमें क्या है? विशेषता है, राष्ट्रपति है। उसके बाद में उन्होंने क्या दे दिया? संसद दे दी और मंत्री परिषद दे दिया। मैं सॉरी, थोड़ा सा मतलब ऑफ द टॉपिक हो गया, पर समझना जरूरी है। अब जब उन्होंने संसद दे दी, संसद में राज्यसभा भी आएगा ना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब बताओ, उपराष्ट्रपति पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? तो पढ़ना पड़ेगा, वहां पे जाके आप फंसते हो, ठीक है। याद रखना, एग्जामिनर आपको डायरेक्ट नहीं कहता, इनडायरेक्ट वो आपको एक टॉपिक देगा ही देगा। अब आप राष्ट्रपति पढ़ लोगे, सीधा संसद में मूव कर जाओगे, पर संसद का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो वहां आपको सभापति के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा।
आई होप आपको समझ आ रही होगी। 80% आपका सिलेबस यही रहेगा। एवरीडे साइंस है, उसमें एक दो टॉपिक जुड़ जाए, जीके है उसमें जुड़ जाए तो जुड़ जाए, अन्यथा आपका सिलेबस सेम है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पढ़ो, बस आप पढ़ो, आपको जो मिल रहा है ना आप वो पढ़ो। मैं तो ये कहता हूँ जो कुछ भी मिल रहा है आप उसको पढ़ो बस। प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी को अपने क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तंत्र लिख दिया था क्या मैंने, गुण कहते हैं। देखिए मैं आपको आसानी से समझाऊं तो किसी भी सिस्टम को मापे जाने वाले अवयव को अपने क्या कहते हैं, अपने प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या आप लिख सकते हो, किसी भी सिस्टम को मापे हैं, सिस्टम के मापे जाने वाले अवयव को गुण या प्रॉपर्टी कहते हैं। उस सिस्टम की, देखो सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ये जो डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड क्या करता है, इसके स्थिति पे, मतलब स्टेट को अपनी इसकी अवस्था पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे को यार स्टेट को हिंदी में नहीं पता था तो मैंने वो देखा। किसी भी सिस्टम का गुण है ना उसकी अवस्था पे डिपेंड करता है, उसकी अवस्था पे निर्भर करता है, ना कि वो इस चीज पे निर्भर करता है कि वो अवस्था कैसे प्राप्त हुई। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, वो वाला नहीं, हर्ष बेनीवाल वाला नहीं। क्या कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो किस पे निर्भर करती है, वो उसकी अवस्था पे निर्भर करती है, ना कि उस चीज पे निर्भर करती है कि वह, मतलब उसने वह अवस्था कैसे प्राप्त की, उस चीज पे निर्भर नहीं करती। क्या, मैं अब लिख देता हूं, गुण इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी स्टेट या अवस्था क्या है। इस बात पर, बारिश आने लगी क्या, तो मौसम के पता नहीं क्या हुआ, इस बात पर निर्भर नहीं करता। ये मेरी राइटिंग सही लगती है क्या आपको, मैं नॉर्मल से लिखता हूँ। निर्भर नहीं करता कि उसने उसने किसने, सिस्टम ने उस अवस्था या उस स्टेट को कैसे प्राप्त किया, अवस्था को कैसे प्राप्त किया। समझ रहे हो ना, समझ गए इतनी बात, और इससे ज़्यादा फालतू की बात मत पढ़ना। अब बात करता हूँ इसके, मेरे यार स्पेस ना थोड़ा रह जाता है, पर मुझे ये होता है मैं बड़ा बड़ा लिख दूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब मैं बात करता हूँ इसके दो प्रॉपर्टीज होती हैं, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, टेंसिव। जो इंग्लिश वाला है वो तो समझ गया होगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव को अपने कहते हैं तीव्रात्मक, और एक्सटेंसिव को अपने कहते हैं मात्रात्मक। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इसका ना एक प्रश्न आया था मेरे, मैं बताता हूँ आपको। मैंने 2017 में एग्जाम दिया था एसएससी जेई का, तब एक क्वेश्चन आया था, तो मैं उसके बारे में आपको भी बताता हूँ कि वो कैसे आया था, क्या होता है। अपने पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तीव्रात्मक गुण जो है वो क्या होता है, वो मास पर निर्भर नहीं करता, मास द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सीधा सीधा एग्जामिनर पूछता है आपसे, यार मैं तो ये बताने भूल गया एग्जामिनर क्या पूछता है, जितना कुछ बताया है वो सारा एग्जामिनर पूछता है। आपको जो भी बताता हूँ ना मैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तभी बताता हूँ। मेरे को ये नहीं मतलब होता कि यार आपको मैं हुआ बना के किसी चीज़ को रख दूँ, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के बारे में अपने बात करते हैं। ये अपनी खासियत मान लो या वीकनेस मान लो, जो भी आप मानो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास या द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, मास द्रव्यमान पर इंटेंसिव नहीं करता, एक्सटेंसिव निर्भर करती है। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी जाती है अपने, उसके बारे में बात करें। प्रेशर, और इसके बाद वेलोसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी,
और एक और रहेगी वो आगे चल के, दाब इसको कह सकते हैं, वेग, घनत्व, हाँ, तापमान और विशिष्ट घनत्व। ठीक है, रेटिंग ना समझ आए मुझे कमेंट कर देना, मैं आराम आराम से लिख दूँ। मुझे ये होता है मैं जल्दी जल्दी लिख के आपको समझा दूँ। इंटेंसिव याद नहीं करनी, क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से सुनो, इंटेंसिव याद नहीं करनी। आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है एक्सटेंसिव। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, और एक होती है वॉल्यूम। याद रखना क्या, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, वॉल्यूम, चार बातें याद रखना। यही एग्जामिनर पूछता है। कहाँ से पूछता है ना, अभी बताता हूँ। हिंदी में वही है, इसको ऊर्जा कहते हैं, बस इसको ऊर्जा और इसको आयतन कहते हैं। अब सुनो मेरी बात, बड़े ध्यान से। मैं पेन ही चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अलग से दिख जाए। एक तो वॉल्यूम, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। दो बातें हैं, एक वॉल्यूम, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम। विशिष्ट आयतन जिसे अपने कहते हैं, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है, आयतन बटा में द्रव्यमान को अपने क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। अब अपने बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वो है सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। परंतु जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, वो क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वो क्या है अपना, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विशिष्ट आयतन। याद रखना, मेरे यही प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। तो उन्होंने इनमें से तीन ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन दिया था स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो याद रखें, नहीं, एक दिया था वॉल्यूम और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, दोनों मेरे को इकट्ठे दे दिए थे उन्होंने। पता नहीं इंटेंसिव पता नहीं एक्सटेंसिव पूछा था। तो याद रखेंगे, इंटेंसिव में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार। सबसे अगर वो इस टॉपिक से प्रश्न उठाएगा ना, तो वो यही प्रश्न उठाएगा, क्योंकि यहाँ जाके आप कंफ्यूज होते हो। राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर में सिंपली ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बार बार मैं ये चीज रिपीट करके हुए चल रहा हूँ आपके साथ। बेसिक प्रिंसिपल की जो क्लास है ना, वो बहुत टाइम कंज्यूम करेगी आपका, इतनी बात याद रखना। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपसे करनी है, क्योंकि बेसिक अगर आप समझ गए तब आप थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ सकते हो। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अपनों ने हो गई है। अब अपने बात करते हैं, स्टेट क्या होता है। स्टेट वो नहीं राज्य नहीं है ये स्टेट। ठीक है, राज्य मत याद करने लग जाना। हाँ, स्टेट या अवस्था जिसे अपने कहते हैं। ठीक है, अवस्था किसमें, थर्मोडायनेमिक्स। मतलब स्टेट या किसी चीज, किसी सिस्टम की अवस्था को अपने कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक निश्चित टाइम पर। ठीक है, इस निश्चित टाइम पर उसकी प्रॉपर्टीज को अपने डिस्क्राइब करें। हाँ, एक निश्चित समय पे अपने उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करें, उसको अपने क्या कहते हैं, उस चीज की अवस्था कहते हैं। मतलब सपोज करो कि एक बर्फ है, तो बर्फ उस निश्चित पता नहीं क्या होता है, उस जो फिक्स टाइम है उस पे क्या है, वो बर्फ बनी हुई है, वो आइस है, वो सॉलिड स्टेट में है, वो सॉलिड, वो दृढ़ अवस्था में है। ठीक है, परंतु कुछ समय बाद में अगर मैंने उसको नॉर्मली रख दिया, तो वो किस में बदल जाएगी, वो सेमी सॉलिड में बदल जाएगी, या वो पानी में बदल जाएगी, तो वो अवस्था चेंज हो जाएगी। तो अवस्था को अपने कब काउंट करते हैं, एक निश्चित समय पे। उस समय पे उसकी कंडीशन क्या है, उस समय के लिए ही अपने याद कर, मतलब उस चीज को देखते हैं कि उसकी अवस्था क्या है किसी भी सिस्टम की। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इस बात में मैंने ज्यादा कोई राम कहानी आपको आगे बताई नहीं है। लिखवा देता हूँ, डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन ही जरूरी है इसमें। स्टेट या अवस्था किसी सिस्टम की ऐसी कंडीशन, क्या है, ऐसी कंडीशन है जहां जहां उसकी क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टीज को एक क्या, मतलब कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज को अपने क्या करते हैं, कि निश्चित, क्या बोला था मैंने, निश्चित समय या टाइम पर डिस्क्राइब, व्याख्यात करते हैं,
डिस्क्राइब को आप क्या कहते हैं? डिस्क्राइब तो आप समझ जाओगे यार, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो हिंदी वाले। डिस्क्राइब और मेजर करते हैं, नापते हैं, मापते हैं, ठीक है, मापते हैं। क्या उस मतलब अवस्था क्या है? किसी सिस्टम का एक ऐसी कंडीशन जिसको एक निश्चित समय पे उसकी प्रॉपर्टीज को अपने बता सके, उसको मेजर कर सके, उसको अपने क्या कहते हैं, उसको मतलब उसको अवस्था कहा जाता है। एक ना बड़ी अच्छी लाइन है, आपको एग्जामिनर सीधा पूछ सकता है। ईच यूनिक कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड, हिंदी में बताता हूँ यार, हिंदी वाले गालियाँ मत निकालने लगे, क्या गुरुजी आप क्या बताते हो गुरुजी। हाँ, तो ऐसी यूनिक मतलब एक नई अवस्था किसी भी सिस्टम की, उसको अपने स्टेट कहते हैं, ठीक है। ईच प्रत्येक नई अवस्था को अपने स्टेट कहते हैं। पानी है, ठीक है, पानी को अपने बर्फ फ्रीजर में रख देंगे, बर्फ बन जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में, अगर यूनिक है, एक नई अवस्था में आ गया। वो बाहर रख देंगे तो वो पानी में चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, एक बर्फ से पानी एक नई यूनिक अवस्था में आ चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, द्रव अवस्था में वो हो जाएगा। इतनी बात समझ गए हो? नहीं समझे हो? आप समझ गए हो, मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो। देन अपने बात करते हैं चेंज इन स्टेट। स्टेट क्या ऐसे नहीं है सारा अपने जम्मू कश्मीर को चेंज कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर का यार कुछ चल तो रहा है अभी एक दो दिनों में, पता नहीं क्या मोदी जी फैसला लेते हैं। चेंज इन स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। वर्तन क्या होता है? चेंज इन स्टेट कोई भी ऑपरेशन में जिसमें एक या एक से अधिक सिस्टम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। फिर हवा से ना गेट बज रहा है। हाँ, कोई भी ऑपरेशन जिसमें एक या एक से अधिक सिस्टम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट कहते हैं, ठीक है। वही बर्फ वाला आप का नहीं दे सकते हो, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने, बर्फ है, आग दे दी, ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज होगी, पानी में वो मतलब परिवर्तित हो गया, वो द्रव अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में आ गया। इसको क्या कहते हैं? चेंज इन स्टेट कहते हैं। आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। इन डेप्थ समझना है, विकिपीडिया से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से समझो, बस समझ लो। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, किसी, मैं यार पेन बदलूँ यार, पेन है मेरे पास, ऐसी थोड़ी बात है यार। ये बताना जरूर, मुझे एक बात जरूर बताना कि पहले मैंने जो आपको पहले की क्लासेज है उसमें मैंने क्या कर रखा था आपके साथ। मतलब आपके साथ तो मैंने कुछ नहीं किया, गलत मत सोचना। तो मैंने क्या कर रखा था, मैंने मतलब पूरी डेफिनेशन में पहले से लिख के आता था, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता था। परंतु यहाँ मैंने क्या किया, एक भी डेफिनेशन नहीं किया, मैं आपको साथ के साथ, देखो मैंने लिख रखी है, मैं ये नहीं कहता मैंने लिख नहीं रखी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन याद नहीं रहती है, मैंने लिख के रखता हूँ। मुझे हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इसलिए डेफिनेशन को हमेशा अपने पास लिख के रखता हूँ। ये चलो देख लो देख लो, ये मत कह देना मैं कोई वो नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन को हमेशा अपने पास लिख के रखता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो क्या आपको बेटर लगा कि पूरा वाइट बोर्ड है आपको समझा रहा हूँ, या जो डेफिनेशन मैं पहले से ही लगा के रखता हूँ वो अच्छा लगा? मुझे बता देना, ताकि मैं आगे से उसी चीज़ में कंटिन्यू कर सकूँ। देखो क्या लिख सकता हूँ, कोई भी ऑपरेशन या प्रक्रिया जिसमें, ऑपरेशन में देख लेना, इंजीनियर हो वो मत कह देना कि छोटे में करके कैसे लिख दिया, जिसमें एक या अधिक सिस्टम, एक या एक से अधिक लिख लेना, पूरा पूरा लिख लेना। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। सिस्टम प्रॉपर्टीज, फिर प्रॉपर्टीज आना चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं आना चाहिए। प्रॉपर्टी तो वो वाली होगी जो अपने घरों घर की प्रॉपर्टी ही। हाँ, प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसे चेंज इन स्टेट कहते हैं। क्या समझ गए हो? आसानी से आसान भाषा में आपको समझा दिया। नहीं समझे हो तो कोई इलाज नहीं है, कमेंट कर देना भाई, फिर से समझा दूंगा। अभी तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने कल भी इसी की क्लास लेनी है, मुझे टाइम लगेगा इस टॉपिक को, शायद 2 या 3 क्लासेज में जाके ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। पर मुझे लगता है काफ़ी बड़ा है, हीट वगैरह, उसके बाद वर्क के बारे में बात करनी है अपनों ने। देखते हैं, चलो जितना भी टाइम लगेगा, पर अच्छे से समझाऊंगा यार। मतलब ये नहीं है कि आपको बीच में छोड़ के जाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। हो सकता है बहुत ही जल्दी अपना एप्लीकेशन लॉन्च हो जाए, पेड कोर्सेज भी आपके अवेलेबल हो जाए,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो भी आपका फ़िलहाल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके पेड कोर्स लॉन्च कर दिए जाएँ। यकीन कर रखना मार्केट से आधे प्राइस में ही लॉन्च होंगे, क्योंकि यार मैं भी अगर मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कहीं न कहीं फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। यदि टेक्निकल के पेड कोर्सेज़ में अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, विदिन वीक, अगले वीक जब भी अपना ऐप लॉन्च होगा, जब भी लॉन्च होगा, उससे अगर टेक्निकल में अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, अच्छे बच्चे आते हैं, तो नॉन टेक का कोर्स भी आपका लॉन्च कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे पता होगा कि आप लोग मेरे कोर्स खरीदोगे, मैं एक टीचर को हायर करके मैं आपके लिए नॉन टेक का भी कोर्स सारा अवेलेबल करवा सकता हूँ, ठीक है। अब हमने बात करते हैं प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। प्रक्रम 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 प्रोसेस के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? प्रोसेस क्या होता है। देखो, आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। किसी भी सिस्टम में जब परिवर्तन होता है ना, तो उसको अपने क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। सिस्टम में परिवर्तन कैसे? सेम एग्जांपल को कई जगह यूज कर रहा हूं। क्या बर्फ है, एक कटोरे में बर्फ है, ठीक है, वो बर्फ वाला डोंगा, हम तो डोंगा कहते हैं, पंजाबी में डोंगा कहते हैं, आप बता देना आपके क्या कहते हैं। तो बर्फ वाले डोंगे में क्या करते हैं? आग लगाई और उसको पानी में चेंज कर दिया। क्या है ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, समझ गए हो, ये एक पूरा प्रोसेस है। क्या मैं अभी आपको डेफिनेशन के थ्रू समझा देता हूँ। जब जब किस जब भी किसी सिस्टम में परिवर्तन जब भी किसी सिस्टम में परिवर्तन होता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस कहते हैं। आसान भाषा में यार, मैंने सबसे आसान से आपको प्रोसेस समझाने के लिए डेफिनेशन ढूंढ के लेके आया था। जब भी एक सिस्टम में परिवर्तन हो गया, ठीक है, वो क्या हुआ, वो सिस्टम सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है, तो वो क्या एक पूरे प्रोसेस के थ्रू हुआ, तो उसको अपने क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। इसमें एक बात और याद रखना है, एक बात और याद रखोगे। देखो, बर्फ था, कोई सिस्टम सॉलिड था, तो उसकी बाउंड्री थी। जैसे ही वो लिक्विड में चेंज हो गया, तो उसकी बाउंड्रीज भी चेंज हो जाएंगी। याद रखोगे क्या? सिस्टम के चारों ओर की प्रारंभिक अवस्था मतलब क्या? स्टेट अवस्था बदल जाती है और वे नई अवस्था प्राप्त करते हैं। याद रखना क्या कि सिस्टम के चारों ओर की प्रारंभिक अवस्था मतलब बाउंड्री या उसकी जो स्टेट थी वो बदल जाती है और वो एक नई स्टेट प्राप्त करते हैं। आसान भाषा में समझ आ गया? नहीं आ गया? हाँ जी आ गया। मैं खुद ही कह देता हूँ हाँ जी आ गया, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो। देन अपने बात करते हैं आगे, अपने डिस्कस करते हैं। दो प्रकार के हैं, उसके बाद में अपने कल डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने पास सिस्टम सॉरी प्रोसेसिंग है, कल बात करेंगे उसके बारे में। एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, काफ़ी सारे हैं, तो उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। मेन इसके पार्ट मतलब टाइप देखते हैं। तो एक होता है नॉन फ्लो प्रोसेस और एक होता है फ्लो प्रोसेस। एग्जामिनर क्या पूछेगा, मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ आपको। नॉन फ्लो प्रोसेस कौन से सिस्टम की तरह बिहेव करता है? एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, तो किसकी तरह बिहेव करता है? क्लोज सिस्टम। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, आप हीट और कार्य तो जनरेट कर रहे हो, परंतु आप मास का या द्रव्यमान का या किसी पदार्थ का आदान प्रदान या ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, उसको अपने नॉन फ्लो कहते हैं। और फ्लो एक ओपन सिस्टम टाइप होता है, ओपन सिस्टम टाइप होता है, ठीक है, आसानी से समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अपने रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, आइसोबार, आइसोक्रोमिक, एडियाबैटिक, फ्री एक्सपेंशन, काफ़ी सारे प्रोसेस है जो आपको बताने हैं। इसके बारे में डिस्कस मुझे लगता है हो गया अपने को 40-45-50 मिनट हो गए होंगे पढ़ाते, तो आराम से पढ़ेंगे यार, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। मंडे को आपकी क्लास आ जाएगी बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी आपकी राष्ट्रपति की क्लास आने वाली है। एक तो आपको क्लास राष्ट्रपति की मिल जाएगी,
सेकंड आपको बुक के बारे में, बुक्स जो आपके यूजफुल बुक्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तीसरा आपसे थोड़ी बातें डिस्कस करनी है अपने पेड कोर्सेज के बारे में, ठीक है। पेड कोर्सेज लॉन्च होने चाहिए, कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्या प्राइस है, जो प्राइस आप मुझे कह दोगे मैं वो रख दूंगा, मुझे पैसों से मतलब नहीं है। क्योंकि मैं देखो पेड कोर्सेज के लिए मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा, क्योंकि पेड कोर्सेज, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, देखो क्लास पूरी हो चुकी है, आपको पता है, मैं आखिरी में आपसे बातें जरूर करता हूँ। मैं एक बात, एक एग्जांपल है, ठीक है। आज मेरे दोस्त किसी का भाई का फ़ोन भी आया था, मैंने उनसे भी ये बात कही थी। अपने स्कूल में है और एक ट्यूशन में है, ठीक है। एक अपने स्कूल में, एक ट्यूशन में है। समझना, बात समझना आप मेरी गौर से। स्कूल में भी अपने सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, सेम अध्यापक से पढ़ रहे हैं, पर ट्यूशन पे भी अपने सेम से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि वो टीचर स्कूल में उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, वो ट्यूशन में करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पास जो नॉलेज है ना, जो उसके पास ज्ञान है, वो स्कूल में भी उठता है, ट्यूशन पे भी उठता है, पर फिर भी अपने उसके पास ट्यूशन पे जाते हैं। उसका रीज़न है, सिर्फ एक ही रीज़न है, पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, एक मात्र ऐसा रीजन है, पर्सनल गाइडेंस अपने को मिलती है, ठीक है। पेड कोर्सेज में अगर मैं जो सोच रहा हूँ, अगर मैं उस चीज़ पे अमल करता हूँ तो क्या कुछ लेके आने की सोच, अभी नहीं, देखो अभी नहीं। पेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, पर अभी इतनी जल्दी मैं इस चीज़ के लिए नहीं प्रेफर करता हूँ। नोटिफिकेशन आने के बाद में इसको अच्छे तरीके से, तब उससे पहले अपने थोड़ा मोटा प्रमोशन कर लेंगे। क्या कि पहले तो पर्सनल गाइडेंस आपको प्राप्त होगी। पेड कोर्सेज होंगे किसके? सिर्फ टेक्निकल के। टेक्निकल में अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, क्योंकि मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा, मेरी जेब से लगेंगे पैसे, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मेरी जेब से मेरे को अमाउंट पे करना पड़ेगा उन लोगों को, मुझे कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। पर यदि मैं यही नॉन टेक्निकल का लॉन्च कर दूँ, आप मेरे को गालियां निकालते रहो, यार ये क्या कर दिया आपने नॉन टेक का, और आप अच्छे नहीं पढ़ा रहे हो, मैं, मेरे को तो मास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, मैं तो वहां जाके फंस चुका हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ टेक्निकल का जो मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेक्निकल। और अब आप कहोगे यार आप तो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हो, वहाँ क्या जरूरत है? देखो कोई जो भी बातें हैं, देखो जो बेसिक है ना वो तो सारा सेम रहेगा, ठीक है। अब जिनको ये लगता है कि नहीं हमें और डेप्थ में पढ़ना है, तो अपने पेड कोर्सेज में पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, मतलब ये इतना डेप्थ में पढ़ेंगे कि एक पॉइंट भी ना छूटे। दूसरा एमसीक्यूज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तीसरा कोई भी टॉपिक हो गया, टॉपिक के होते ही अपनी अगली क्लास किसकी होगी? एमसीक्यूज की होगी, टेस्ट होगा आपका टॉपिक के होते। जो मैं सोचा हूँ, मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया, मैंने वास्तव में अभी तक कुछ नहीं डिसाइड किया। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं अपनी सोच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही मेरे अभी तक 90 पता नहीं 93 सब्सक्राइबर ही है, मैं सही बताऊँ तो आपको, ठीक है। आप ही 80-90 लोग जो हो, वो मेरा मतलब बेस हो, वो मेरी नींव हो, ठीक है। आप जो मुझे सजेशन दोगे मैं उसी पे ही अमल करूंगा। मेरे को अपने आप को सुधारना है, तो मेरे को आपके सजेशन को मानना पड़ेगा। टॉपिक के एमसीक्यूज होंगे और टेस्ट सीरीज अपनी फ्री में मिल जाएगी। सबसे मेन बात पर्सनल गाइडेंस, और पांचवा डाउट क्लियर सेशन भी हो जाएंगे, कि मतलब आपको कोई डाउट है, रिकॉर्डेड क्लासेज होगी, रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल करवा दी, कोई डाउट है, टेस्ट सीरीज टॉपिक अपने करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, उनके टेस्ट करेंगे, पर्सनल गाइडेंस जो भी आपको चाहिए एग्जाम के प्रति, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी यदि पेड कोर्सेज लॉन्च करते हैं तो। अभी कोई भी प्लान नहीं है, अभी के लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। आपके लिए एक आइडिया है जो मेरे को लगा आपसे शेयर होना चाहिए, तो मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आज की क्लास अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जरूर कर लेना। और टेलीग्राम अपना बना, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाओ, AGV स्टडी ऑफिशियल नाम से, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।